अस्सलामुअलैकुम। बहरिया यूनिवर्सिटी वेब टीवी से आप सुन रहे हैं ज़ाइना अबीदी को और मैं मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट के 6th सेमेस्टर में पढ़ती हूँ। हमारे इस शो के अंदर हम मुख्तलिफ टीचर से बात करते हैं। हमारे वो टीचर्स जो हमें मोटिवेट करते हैं हमारी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, हम उनसे बहुत सारे सवालात करते हैं ताकि हमारी क्यूरियोसिटी थोड़ी ख़त्म हो। आज हमारे साथ इस शो में रिटायर्ड कमांडर मोहम्मद अख्तर मौजूद हैं। आपने 28 ईयर्स नेवी में सर्व किया है। आप कैडेट कॉलेज पिटारो से FSC कर चुके हैं, जिसके बाद आपने नेवी ज्वाइन की 1986 में और उसके बाद ऑपरेशंस ब्रांच में आप एज ए कमीशन ऑफिसर आए। आपके पास ये भी एजाज़ है कि आपने जर्मन नेवल एकेडमी मर्विक से ऑफिसर्स नेवल ट्रेनिंग कंप्लीट की थी और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के अंदर आपने मास्टर्स किया है। उसके अलावा PN वॉर कॉलेज लाहौर से आपने नेवल स्टाफ कोर्स अपना मुकम्मल किया था और करंटली आप नीमा के डिप्टी डायरेक्टर हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम ज़ाइना। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल के अंदर से हमें टाइम दिया और हमें हमारी क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा कम करने के लिए आप यहाँ पे मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूँ और अपने जो इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, जिसको हम नीमा भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसके बारे में आपको कुछ बता सकूँ। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स है, जब से मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया है मैं हर जगह इसका नाम देखती हूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में इतना कुछ खास नॉलेज नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि इसका रोल क्या है, इसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं और किस तरह ये यहाँ पे चीज़ें केटर कर रहा होता है। जी बिल्कुल, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बता दूँ कि ये 2006 में एक इंस्टीट्यूट बना था जिसका नाम था नेशनल सेंटर फॉर मैरीटाइम पॉलिसी रिसर्च। इसका बेसिक काम ये था कि जो हमारे मैरीटाइम सेक्टर के रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करे और उसके बारे में जो भी गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं उसके बारे में कोई रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को दे सके। और ये एक बहरी यूनिवर्सिटी का कंस्टिट्यूंट यूनिट्स है, यानी बहरी यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा है ये, और मेनली ये एक थिंक टैंक है जो कि रिसर्च एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है इन द मैरीटाइम सेक्टर। और इसकी ओवर द टाइम ऑफ एवोल्यूशन होती रही इसका रोल भी थोड़ा चेंज होता रहा। तो 2018 में जाके इसका नाम चेंज कर दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स बना दिया गया इसको, ताकि इसका स्कोप भी थोड़ा बढ़ गया और इसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो भी बढ़ गई। पहले मेनली हम गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी वो रिकमेंडेशन करते थे, लेकिन फिर हमें बाद में एक रोल मिला क्योंकि पाकिस्तान एक मैरीटाइम कंट्री है। पाकिस्तान की एक बहुत लंबी कोस्ट लाइन है, 1001 किलोमीटर के करीब है, और इसके बारे में लोगों को और जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको बड़े पैमाने के ऊपर अवेयरनेस देने के लिए इसका स्कोप भी बढ़ाया गया और इसका नाम चेंज करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स बना दिया गया। इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा एक कराची में है जो कि बहरी यूनिवर्सिटी कराची में लोकेटेड है, और एक हिस्सा इसका इस्लामाबाद में है, नीमा इस्लामाबाद, और वो भी बहरी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में है। और इसको हेड करते हैं एक वाइस एडमिरल रिटायर्ड MS सईद जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं, और उसके नीचे दो फिर चैप्टर्स हैं इसके, एक इस्लामाबाद चैप्टर है और एक कराची चैप्टर है। सही। तो अभी आपने बात की कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं उसके अंदर नीमा हेल्प करता है, तो किस तरह से उनको हेल्प करता है, क्या पॉलिसीज़ होती हैं, क्या उसका सारा स्ट्रक्चर होता है? जी, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। और इससे पहले कि मैं पॉलिसीज़ के बारे में जाऊँ तो पहले मैं थोड़ा सा आपको पाकिस्तान का मैरीटाइम सेक्टर जो है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। पाकिस्तान का मैरीटाइम सेक्टर जो है उसमें बहुत सारी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शिपिंग है, पोर्ट्स हैं, हमारी मैरीटाइम टूरिज़म है, फिशरीज़ है, शिप रिसाइकलिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है। तो इसके बारे में जो भी गवर्नमेंट के कवानीन बनते हैं या जो गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज़ बनाती है तो वो नीमा उन पॉलिसीज़ को बनाने में हेल्प करता है, ताकि वो नीमा देखता है कि इंटरनेशनल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं इसमें और इसमें किस तरह इन डिपार्टमेंट्स में बेहतरी लाई जा सकती है। तो वो उनको देखते हुए वो अपनी रिसर्च करता है। रिसर्च करने के बाद वो अपनी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स को भेजता है, ताकि वो उसको गवर्नमेंट लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करके इसको फॉर्मलाइज कर सके। तो बेसिकली हमारा ये रोल जो है वो एक रिकमेंडेशंस वाला रोल है कि हम जो है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अवेलेबल होती हैं उनको स्टडी करके और वो गवर्नमेंट को भेजते हैं, तो गवर्नमेंट उनको फिर एक्सेप्ट करके डिपार्टमेंट्स में अपने अपने सेक्टर्स में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। अच्छा सर, तो क्योंकि आप खुद भी एक नेवल ऑफिसर हैं और आपने PNS बदर के ऊपर भी सर्व किया है शायद, तो अब आप क्योंकि एजुकेशन साइड पे आए हैं तो ये चेंज आपको किस तरह का लग रहा है? जी, ये बड़ा अच्छा चेंज है
क्योंकि जैसे आपने बताया कि मैं पहले नेवल ऑफिसर था, प्योरली नेवल मेरा बैकग्राउंड है, लेकिन उसका एडवांटेज ये है क्योंकि नेवी का ताल्लुक भी समंदर से ही है और समंदर में हमने काफ़ी अरसा गुजारा है, तो वो जो एक्सपीरियंस हमारा नेवी का एक्सपीरियंस था उसको एकेडमी के साथ मिला के जो है हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, ताकि जब हम अपने जो कस्टमर्स हैं या क्लाइंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको जब कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं तो हम अपना जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ मिला के जब उनको बताते हैं तो इट ऐड वैल्यू। और इसमें बड़ा अच्छा हमें स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा अच्छा है, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा रहता है, और हमें भी बड़ा इजी रहता है कि हमने वो प्रैक्टिकल भी देखा हुआ है और फिर इसको थ्योरेटिकल नॉलेज को मिला के साथ उनको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा सर, तो मैं यूजुअली जब सुबह आ रही होती हूँ तो मैं देखती हूँ कि यहाँ पे रेनोवेशन हो रही है और बाहर एक पार्क बन रहा है, मैरीटाइम साइंस टेक्नोलॉजी पार्क करके कुछ, तो आप मुझे उसके बारे में बताएं कि वो क्या बन रहा है और क्या है वो। जी, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली उसके बारे में बता दूं। आपको पता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान एक मैरीटाइम नेशन है, समंदर है, इतनी बड़ी सब चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल नज़र दौड़ाएं तो हमारे पास पाकिस्तान में बहुत कम इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि मैरीटाइम रिलेटेड एजुकेशन देते हैं। लेकिन बहरिया यूनिवर्सिटी इज़ अ फ्लैगशिप यूनिवर्सिटी जिसने मैरीटाइम रिलेटेड ये प्रोग्राम्स शुरू किए, एकेडमिक्स शुरू की। तो फिर जो एक बहरिया यूनिवर्सिटी का विजन था उसमें ये था कि हम एक ऐसा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क बनाएं, मैरीटाइम रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, जहाँ पर डिफरेंट जो मैरीटाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो डिफरेंट मैरीटाइम रिलेटेड इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको हम यहाँ एकोमोडेट करें और फिर वो अपना बिज़नेस यहाँ से शुरू करें। और एक तो अपना बिजनेस कर रहे होंगे मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स में, और साथ साथ जो बहरिया यूनिवर्सिटी का मैरीटाइम डिपार्टमेंट है जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा फ़ायदा होगा कि वो उन लोगों के साथ लिंकेजेस बनेगा, लिंक उनके साथ बना के मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में जो इंडस्ट्री के लोग होंगे या जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनके साथ लिंक करके, और ताकि इन लोगों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको प्रैक्टिकली भी चीज़ें पता चले कि मैरीटाइम रिलेटेड चीज़ें क्या है। बॉटम लाइन ये है कि ये एकेडमी या इंडस्ट्री लिंकेज के लिए ये पार्क बनाया जा रहा है, ताकि वहाँ पे इंडस्ट्री के लोग होंगे, यहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे और स्टूडेंट्स अपनी इंटर्नशिप्स वहाँ करेंगे, उनके जाके मिलेंगे, उनसे आइडियाज़ लेंगे कि मैरीटाइम रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी बहरिया यूनिवर्सिटी का और हमारा एक बहरिया यूनिवर्सिटी का तो है ही, बल्कि नेशनल विजन, नेशनल एक वो प्रोजेक्ट है मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, जिसमें प्योरली मैरीटाइम इंडस्ट्री के लोग वो आएंगे और वो मैरीटाइम इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एकेडमिया, जो कि बहरिया यूनिवर्सिटी उनको असिस्ट करेगी सिस्टम में। सही। तो अभी आपने बताया कि स्टूडेंट्स को भी ये पार्क इस तरह अकोमोडेट करेगा, तो उससे पहले, इस पार्क से पहले जो है वो नीमा किस तरह स्टूडेंट्स को एंगेज करता रहा है या करता है अभी भी? जी, जिस तरह मैंने पहले बताया कि नीमा ने काफ़ी एवोल्यूशन की है, तो नीमा शुरू से बहरिया यूनिवर्सिटी का हिस्सा है और हम नीमा के हमारे पास तो कुछ रिसर्चर्स हैं जो रिसर्च करते हैं, लेकिन मेनली हम जो बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को हर अपनी एक्टिविटीज़ में इंगेज करते हैं, उनको इंटर्नशिप भी देते हैं, और जो हमारी जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें उनको पार्टिसिपेट करवाते हैं। जो हमारे डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम वर्ल्ड मैरीटाइम डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेट करते हैं और फिशरीज डे सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें हम बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इंगेज करते हैं, उनको फील्ड में लेके जाते हैं, उनको समंदर के ऊपर लेके जाते हैं और उनको डिफरेंट जो हमारे और पोर्ट्स हैं या शिप रिसाइक्लिंग यार्ड्स हैं वहाँ पर लेकर जाते हैं, ताकि उनको वो मैरीटाइम रिलेटेड चीज़ें पता चल सकें। तो नीमा इसमें काफ़ी हेल्पफुल है फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस, क्योंकि जैसे अब जब आप स्टूडेंट्स लाइफ में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तो इसका बड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होगा अपार्ट फ्रॉम के हम किसी और जगह जाके वो चीज़ें करें। तो अभी आपने कोई कॉन्फ्रेंस भी की थी इस तरह की, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं कि वो क्या कॉन्फ्रेंस थी, किस चीज़ से रिलेटेड थी? जी, नीमा रेगुलरली कॉन्फ्रेंसेस और वेबिनार्स करता रहता है डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर जो मैरीटाइम के सेक्टर्स के होते हैं। एक जो हमारा मेगा इवेंट होता है वो हर 2 साल के बाद एक कॉन्फ्रेंस होती है, और अभी तक हम 10 कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं। लास्ट फरवरी में हमने 10th इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस करवाई है, जो कि एक मेगा इवेंट था और उसमें तकरीबन 50 के करीब कंट्रीज़ के लोग आए थे। और उसके साथ साथ इस दफ़ा जो उसका नाम था पाइमेक, पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन,
उसमें ये था कि जो एक तो उसका एकेडमिक पार्ट था जिसमें कॉन्फ्रेंस आए थे और लोगों ने अपने पेपर्स वगैरह पढ़े थे, और साथ एग्जीबिशन भी थी कि जो इंडस्ट्री के लोग थे, मैरीटाइम इंडस्ट्री के, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ के, उन्होंने लाके अपने स्टॉल्स लगाए थे और उन्होंने शोकेस किया था कि मैरीटाइम में क्या क्या नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या क्या नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, सारी चीज़ें। तो ये बड़ा एक यूनिक किस्म का मेगा इवेंट था और पहली दफ़ा हुआ था कि एक कॉन्फ्रेंस भी साथ हो रही है जो कि एकेडमिक पार्ट था, और साथ एग्जीबिशन भी लगी हुई है। तो आपने देखा होगा कि ये एक्सपो सेंटर में फरवरी में हुई थी और 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। तो ये बड़ी सक्सेसफुल रही है और बड़ा अच्छा रहा है। और इसमें जो एकेडमिक पार्ट था IMC का, वो नीमा ने ओवरऑल स्पेयरहेड किया था इसको, और नीमा ने उसमें तकरीबन 28 के करीब स्कॉलर ने अपने पेपर्स पढ़े थे और बड़े हाई फाई डिग्नेटरीज, चीफ गेस्ट वगैरह इस तरह आए थे उसमें। क्योंकि आप मैरीटाइम की तरफ ज़्यादा हैं, तो मैरीटाइम जो है वह पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है? आप अगर दुनिया में नज़र दौड़ाएं तो अगर देखें जिन कंट्रीज़ ने तरक्की की है, और बेसिकली उसमें मैरीटाइम का बहुत अहम रोल है। हमारे पास तकरीबन इतनी लंबी कोस्ट लाइन और इतनी रिसोर्सेज होने के बावजूद हम इस सेक्टर को हम डेवलप नहीं कर सके, मैरीटाइम सेक्टर को। तो पाकिस्तान जैसे इकोनॉमिकली आजकल, तो स्पेशली आजकल तो आपको पता है इकोनॉमिक क्रंच ऐसा आया हुआ है, और हमने अभी तक बड़ी सैड है कि हम जो है ना सिर्फ लैंड ओरिएंटेड नेशन रह चुके हैं, समंदर की तरफ देख नहीं रहे। हालांकि समंदर से आप इतना फ़ायदा उठा सकते हैं अगर हम अपनी शिपिंग सेक्टर को प्रमोट करें, अगर हम अपने पोर्ट्स को और एफिशिएंट करें, अगर हम फिशिंग इंडस्ट्री को, आप फिश देख लें, हम अभी सिर्फ हम $500 मिलियन के करीब, $500 मिलियन के करीब हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि बहुत कम है, और हमारा पोटेंशियल $6-7 बिलियन का है। अगर हम उसको पकड़ के, मछलियों को पकड़ के सही तरह प्रोसेस करके दोबारा एक्सपोर्ट करें तो इट इज़ अ वेरी गुड इंडस्ट्री एंड इट कैन हेल्प इन बूस्टिंग द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह मैरीटाइम टूरिज़्म है। आपने देखती होंगी आप इधर के लोग किस तरह समंदर पे जाके इंजॉय करते हैं और एक्टिविटीज़ इस तरह जनरेट होती हैं, तो लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। तो क्योंकि हमारा जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी तवज्जो इस तरफ नहीं थी, तो इस वजह से हम इस सेक्टर को एक्सप्लॉइट नहीं कर सके। तो अभी इट इज़ हाई टाइम नाउ कि हम जो है अपना सी ब्लाइंडनेस ख़त्म करें, समंदर की तरफ अवेयरनेस जाए हमारी, और हम अपने जो ये सेक्टर्स हैं उनको प्रमोट करें। और इसके अलावा ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो सी बेड रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल मिनरल्स हैं, इसमें में भी हो सकता, ऑयल भी हो, गैस भी हो समंदर में, जो कि हमने बिल्कुल एक्सप्लॉइट नहीं किया। तो वो चीज़ें अगर हम सब एक्सप्लॉइट करते हैं तो इट कैन हेल्प हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं पाकिस्तान की, उसमें ये मददगार साबित हो सकती हैं सारी चीज़ें। तो क्या अब वो पॉलिसीज़ बनाने की तरफ हमारा रुझान है या नहीं है? बिल्कुल, अभी जो है ना पिछले को 2-3 साल से काफ़ी इस तरफ रुझान, काफ़ी इसमें नीमा का भी बड़ा रोल है, क्योंकि नीमा ने कोशिश करते हैं कि जो लोग पॉलिसी मेकर्स हैं, जो लोग मैटर करते हैं, और जो तो उनको अप्रोच किया जाए। तो उस सिस्टम में वी हैव बिन अ बिट सक्सेसफुल, लेकिन इसमें बहुत और काम करने की ज़रूरत है। अभी आप हमारा अगर मेन स्ट्रीम मीडिया भी देखें या लोगों में देखें तो आपको मैरीटाइम के रिलेटेड चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं। टूरिज़म में देखें, उसमें भी आ गई हैं। फिशरीज़ के ऊपर भी कुछ ना कुछ काम हो रहा है। शिपिंग के ऊपर भी पहले तो हम बिल्कुल डाउन हो गए थे, लेकिन अभी पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन जो उसने कुछ शिप भी ख़रीद लिए हैं, लेकिन अभी भी इसमें बड़ा काम करने की ज़रूरत है। और अगर हम अभी भी इस तरफ तवज्जो दें तो इंशाल्लाह ये कुछ अरसे में इसका ट्रू बेनिफिट जो है मैरीटाइम का हम हासिल कर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर पाकिस्तान की तरक्की जो होनी चाहिए वो नहीं हो सकती। तो सही। अच्छा, तो सर क्या जो फ़िशरमैन होते हैं या ये जो लोअर तबके के लोग होते हैं, क्या इनसे रिलेटेड भी आप लोग पॉलिसीज़ के ऊपर कोई काम करते हैं? इनको आपने कोई बेनिफिट दिया है अभी तक? जी बिल्कुल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेगमेंट है हमारी सोसाइटी का। फ़िशरमैन ऊपर होते हैं, और आमतौर पर ये एक है कि जितनी वो मेहनत करते हैं उसका उनको उस तरह का फल नहीं मिलता। तो उस सिलसिले में भी हमने काफ़ी एडवोकेसी की है, ताकि जो फ़िशरमैन है उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट किया जाए, ताकि गवर्नमेंट उनके तरफ तवज्जो दे। बेसिकली ये फ़िशरीज सेक्टर जो है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। अगर हमारे आईने पाकिस्तान देखें तो उसमें फ़िशरीज़ के रिलेटेड जितने रूल्स बनेंगे, कानून बनेंगे, तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाएगी। तो हमने वहाँ उस लेवल पे ये बात किया है। तो
उनको फिशरमैन को लोन भी दे रहे हैं, गवर्नमेंट लोन दे रही है, और बलूचिस्तान में उनको जो है वो एज अ लेबर कंसिडर किया जा रहा है ताकि उनको कुछ फैसिलिटीज़ और मिल सके। तो और इनकी जो जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर उनकी जो विलेजेस हैं, फिशरमैन विलेजेस, उसमें कुछ बेसिक सहूलियात मुहैया की जाएँ। तो उस सिलसिले में हमारा जो रोल है एडवोकेसी का है, तो वो हम काफ़ी ज़ोर शोर से कर रहे हैं। और इसी तरह हम हर साल एक वर्ल्ड फिशरीज डे होता है जो इंटरनेशनली मनाया जाता है, तो हम कराची में भी वो कराची में या नीमा के अंडर हम उसको मनाते हैं ताकि जो फिशरमैन के मसाइल हैं वो हम पॉलिसी मेकर्स और रेलेवेंट क्वार्टर्स तक वो पहुँचा सकें। चलें, होपफुली इससे हमारे फिशरमैन को कुछ ना कुछ सहूलत ज़रूर मिलेगी जी। अच्छा, तो जो ब्लू इकॉनमी थी, मैंने ये नाम सुना है लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि ये ब्लू इकॉनमी क्या है। जी बिल्कुल। देखें, हर चीज़ के दो हिस्से होते हैं, दो साइड्स होती हैं, एक अच्छी साइड होती है और एक थोड़ी सी उसकी ब्लू। जैसा मैंने बताया कि इकोनॉमिक, मैंने आपको बताया कि बड़ा इसमें पोटेंशियल है, हम इकोनॉमिकली इसको बड़ा अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। लेकिन अगर हम इसको विदाउट सस्टेनेबली के बगैर इसको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, मछलियाँ निकालते रहेंगे और इस हमारे समंदर को या दूसरी चीज़ें उनको हम गंदा करते रहेंगे, तो वो फिर आइंदा आने वालों नस्लों के लिए वो नहीं बचेंगी चीज़ें। तो ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ये है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आप हासिल करें लेकिन उसको सस्टेनेबल तरीके से करें। तो अगर आप जितनी मछली निकाल रहे हैं तो कोशिश करके उतनी मछली और पैदा हो, और अगर हम कोई प्लास्टिक वगैरह या गार्बेज वगैरह समंदर में ना फेंकें ताकि जो हमारी जो इन्वायरमेंट है या समंदर है वो ख़राब ना हो। तो ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है कि हम इकोनॉमिक बेनिफिट लें समंदर से, लेकिन उसको सस्टेनेबल तरीके से लें और हम अपने जो समंदर है उसको सस्टेनेबल रखें ताकि आइंदा आने वाली नस्लें भी उससे फ़ायदा उठा सकें, ना कि सिर्फ हम ही उठा सकें। नटशल यही उसकी चीज़ है कि हम उसका दूसरा एंगल भी देख के फिर अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं, अपनी तरक्की को आगे बढ़ाएं मैरीटाइम सेक्टर में। अच्छा, तो दुनिया भर के अंदर हम ये देखते हैं कि मैरीटाइम टूरिज़्म जो है वो बहुत ज़्यादा उसका रुझान है और बहुत लोग उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो हमारे यहाँ पे मैरीटाइम टूरिज़्म से रिलेटेड अभी कुछ हुआ है, हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं या कुछ करने का हमारा कोई प्लान है? जी बिल्कुल। आपने देखा होगा कि अगर आप इर्द गिर्द दुनिया में जितने नज़र उड़ाएं कि जितने बड़े बड़े शहर हैं इंटरनेशनली वो सब समंदर के नज़दीक वाक़े हैं, और जो लोग भी छुट्टियां मनाने जाते हैं या लेजर एक्टिविटीज़ लाते हैं वो समंदर के तरफ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये रुझान बहुत कम था बिकॉज ऑफ दैट सी ब्लाइंडनेस जो मैंने पहले बताया आपको कि सब लोग जब छुट्टियां होती हैं तो नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाते हैं लेकिन सी की तरफ कम लोग आते हैं। तो इस सिलसिले में भी नीमा ने काफ़ी काम किया है पिछले 3-4 साल से, और क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे और कोई ऐसी लोगों को इसका अवेयरनेस थी कि कौन कौन से स्पॉट्स अच्छे हैं जहाँ पे जाके आप लेजर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, तो वो हमने काफ़ी उसके ऊपर सेमिनार भी किए हैं, स्टडीज़ भी की हैं। तो अब थोड़ा सा लोगों में रुझान आ रहा है, और ख़ास तौर पे जब गवादर की शहर अपकमिंग आ रहा है और पोर्ट अपकमिंग आ रही है, तो जो कोस्टल हाईवे बना है, तो कोस्टल हाईवे बनने की वजह से लोग जो हैं वो समंदर के साथ साथ जाने को मतलब उनको फैसिलिटेशन भी हो रही है और वो तरजीह भी दे रहे हैं। तो इस सिलसिले में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आने की ज़रूरत है। लेकिन अब इशू वो ये है कि चीज़ें पता है हमें, स्पॉट्स पता हैं, लेकिन वहाँ बेसिक एमिनिटीज़ की थोड़ी कमी है, जैसे रोड है या पानी की फैसिलिटीज़ है, या वहाँ अगर चले जाएँ तो वाईफाई या टेलीफोन इस तरह की फैसिलिटीज़ का प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह वो हमने रिकमेंडेशंस दी हुई हैं और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उसको अवेयर भी हैं, तो आस्ता आस्ता ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं अभी। और हमारे यहाँ पे वैसे भी कोई गिने चुने स्पॉट्स हैं जिनको लोग जानते हैं, जैसे इवन कराची के अंदर हॉक्स पे है, पैराडाइज पॉइंट तो वैसे ही बंद हो गया, और बाकी सारी चीज़ें वो उनके इंस्टॉलमेंट्स वगैरह वहाँ पे हो रही होती हैं। तो हमारे यहाँ पे एक सी व्यू रह गया, हॉक्स पे रह गया, और ये गिनी चुनी चीज़ें रह गई। वरना लोग अब जाते हैं फिर गवादर की साइड पर ज़्यादा जाते हैं, बलूचिस्तान की साइड पर जाते हैं, जी वहाँ के सीज एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ तो आपने सही बताया कि कराची वगैरह के तो वैसे भी थोड़ा सा पोल्यूशन वगैरह की वजह से इश्यूज़ हैं, लेकिन अगर आप कोस्टल हाईवे की तरफ टुवर्ड्स वेस्ट जाएं गवादर की तरफ, तो आपको बहुत सारे स्पॉट्स गडानी से लेकर कुंड मलीर, फिर औरमारा, फिर पसनी, फिर गवादर और फिर जिवनी,
तो आपको ऐसे ऐसे बीचेस मिलेंगे कि शायद यूरोप में भी और दूसरे कंट्रीज़ में भी आपको इस तरह के बीचेस ना मिल सके, लेकिन वो सिर्फ डेवलप करने की ज़रूरत है और उसको इस तरह पोर्ट्रे मीडिया के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू पोर्ट्रे करने की ज़रूरत है ताकि लोगों में वो चीज़ें पता चलें। और दूसरी चीज़ जो वहाँ बेसिक कम्युनिटीज़ हैं वो बहुत ज़रूरी है ताकि जो लोग जाएँ उनको रोड के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना हो रोड्स के ऊपर, और उनको ये जो मैंने बताया कि कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स, वाटर और बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं, रहने की सहूलतें होनी चाहिए। तो पिछले कुछ अरसे में चीज़ें आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, चीज़ें ऑन द कार्ड्स भी हैं, लेकिन अभी उसको डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जिस तरह हमारा एक वो है कि हम थोड़ी चीज़ें स्लो करते हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं। अच्छा सर, तो मुझे बताएं कि मैरीटाइम का सीपैक के अंदर क्या रोल है, या नीमा का सीपैक के अंदर क्या रोल है? ये जो सीपैक है हमारा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये चाइना का एक प्रोजेक्ट है, BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव। वो एक ग्लोबल एक इनिशिएटिव है कि उसने चाइना ने पूरे ग्लोबल में पूरी दुनिया में एक नेटवर्क बनाया है जिसके ज़रिए चाइना अपने आप को लिंक करना चाहता है ग्लोबली विथ अफ्रीका, विथ यूरोप, विथ एशिया, विथ साउथ ईस्ट एशिया, इस तरह। तो उसका एक कंपोनेंट है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि चाइना के सदर्न पार्ट से शुरू होकर हमारे गवादर तक आता है। तो आपको पता है कि चाइना इतना बड़ा है, लेकिन चाइना का जो समंदर है वो सिर्फ उसके ईस्ट की तरफ है। तो चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमिक कंट्री है, इतनी इकोनॉमिक मार्केट है, और उसकी सारी एक्सपोर्ट्स जो हैं या इंपोर्ट्स हैं, अगर वो वहाँ से अपने जो उसके एग्जिस्टिंग रूट्स हैं वहाँ से करता है तो उसको बहुत लंबा वो वॉयज करना पड़ता है। उसको काफ़ी दिन लगाने के बाद वो अपनी चीज़ें इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करता है। उस सिलसिले में चाइना ने हमारे साथ एक एग्रीमेंट किया है कि चाइना का जो सदर्न पार्ट है वहाँ से वो कनेक्ट करके हमारी ग्वादर पोर्ट तक वो एक कॉरिडोर बनाएगा, एक रोड का नेटवर्क बनाएगा, ताकि वो अपनी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारी जो ग्वादर अपकमिंग पोर्ट है, जो कि डीप सी पोर्ट है, उसके ज़रिए वो अपनी ट्रेड कर सके। तो ग्वादर बड़ा इम्पोर्टेंट है इस सिलसिले में, और ग्वादर की जो डेवलपमेंट है वो विल आल्सो हेल्प इन मैरीटाइम डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। सीपैक का रिलेशन बहुत ज़्यादा है मैरीटाइम के साथ, बीइंग अ गवादर। तो अगर गवादर ना होगा तो सीपैक इज़ नथिंग, बिकॉज ऑफ गवादर द सीपैक इज़ वेरी यूजफुल। तो वो जैसे ही अभी कुछ एक्टिविटीज़ शुरू हो, सीपैक के रोड्स बन गए हैं, गवादर भी अपकमिंग हो रही है, कुछ वहाँ इंडस्ट्रियल जोन्स बन गए हैं, लेकिन वो एक इसको इंटरनेशनल पोर्ट बनाना है हमने ग्वादर को। तो जैसे ही वो चीज़ें थोड़ा और फास्ट पेस पे चलेंगी तो वो बढ़ जाएगा। उसमें फिर हमारा पाकिस्तान नेवी का बड़ा रोल है, क्योंकि जब इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ होंगी तो उसकी सिक्योरिटी भी ज़रूरत होगी, और वो भी हमारी जिम्मेदारी है। तो इंशाल्लाह वो भी साथ साथ चल रही है। तो सीपैक की कामयाबी अगर मैं नटशल में कहूँ तो वो गवादर की ऑपरेशनलाइजेशन गवादर की के ज़रिए ही पॉसिबल है। तो इसका बड़ा लिंक है आपस में गवादर का और सीपैक का, और या मैरीटाइम का और सीपैक का कह लें आप इसको। सही, चले अल्लाह करे हमारे लिए बेहतरी लेके आए। आप मुझे मैरीटाइम के सेक्टर्स के बारे में कुछ बताएं कि मैरीटाइम के क्या क्या सेक्टर्स होते हैं और क्या काम करते हैं। जब हम मैरीटाइम का नाम लेते हैं तो इसमें हमारे जहन में आना चाहिए फ़ौरन के जैसे पाकिस्तानी पोर्ट्स हैं। पाकिस्तान की 3 मेजर पोर्ट्स हैं, कासिम पोर्ट है, कराची पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट है। तो ये दिस ऑल्सो मैरीटाइम सेक्टर। पोर्ट्स जो हैं वो मैरीटाइम सेक्टर का हिस्सा है। इससे शिपिंग जो हमारी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हमारी जो ट्रेड होती है पाकिस्तान की, जो हमारे पास चीज़ें हम डेली यूज़ की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, सारी या तो एक्सपोर्ट होती हैं या इंपोर्ट होती हैं। कोई मुल्क जो है आइसोलेट नहीं रह सकता। तो हमारी तकरीबन पाकिस्तान की जो 95% ट्रेड है वो समंदर के ज़रिए होती है। अच्छा। जी। तो जितनी चीज़ें जाती हैं आती हैं सारी समंदर के ज़रिए ही सारी चीज़ें वो आ रही हैं। तो इसलिए ये शिपिंग वाला सेक्टर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बदकिस्मती से ये कि हमारे जो पाकिस्तान में एक ही शिपिंग कंपनी है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, और ज़्यादा शिपिंग कंपनीज़ नहीं हैं। तो हमें ज़रूरत है कि यहाँ पर हम शिपिंग कंपनीज़ ज़्यादा बढ़ाएँ यहाँ पर, और ज़्यादा शिप्स लें, ताकि हम जो अगर हमारे अपने शिप होंगे तो हमारी जो चीज़ें लेकर जाने एक्सपोर्ट करनी है या इंपोर्ट करनी तो हमारे अपने शिप्स पर आएंगी, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज हमारा बच जाएगा।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके लिए है। इसी तरह फिशरीज़ है, जैसे मैंने पहले फिशिंग भी एक सेक्टर है, तो फिशरीज़ का हमारा बहुत पोटेंशियल है हमारे पास। लेकिन हम वही मैंने बताया, जैसे बताया कि हम सिर्फ तकरीबन अब तो $500 मिलियन तक एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम सही तरह उसको फ़िश को कैच करके सही तरह प्रोसेस करें, उसको पैक करें और दोबारा एक्सपोर्ट करें, तो हमें $5 से $6 बिलियन से मिल सकते हैं। इसी तरह एक सेक्टर है शिप रिसाइकलिंग। तो जो गडानी एक हमारी जगह है वो बड़ी सूटेबल है फॉर शिप रिसाइकलिंग, लेकिन वो उसमें भी कुछ पॉलिसी इश्यूज़, कोई रेड टेपिज्म की वजह से वो सेक्टर भी इतना प्रोग्रेस नहीं कर रहा कि वहाँ शिप्स आते हैं, उनको डिसमेंटल किया जाता है, डिसमेंटल करके वो जो रॉ मटेरियल है वो हमारी जो स्टील इंडस्ट्री है उसमें यूज़ होता है, तो वो बड़ा फ़ायदेमंद है। लेकिन वो बिकॉज ऑफ दैट कुछ हर्डल्स, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, उसकी वजह से वो भी इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। इस तरह टूरिज़्म, जैसे मैंने पहले बताया, ये भी एक सेक्टर है। ये तो एक मोटे मोटे जो हमें नज़र आते हैं चीज़ें। उसके अलावा फिर हमारे जो सी बेड रिसोर्सेज हैं उसको तो हमने अब तक एक्सप्लोर ही नहीं किया कि हमने हमारे नेचुरल गैस हैं, कुछ या ऑयल रिजर्व्स वगैरह हैं, तो वो भी एक सेक्टर है इसका। रिन्यूएबल एनर्जी है। आपने देखा होगा कि यूरोप में उनकी जो जितनी विंड मिल्स हैं वो उन्होंने समंदर के अंदर लगाई हुई हैं। अभी जैसे जर्मनी जो है वो अपनी 70% एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी वो रिन्यूएबल एनर्जी से हासिल कर रहा है, एयर से हासिल कर रहा है, लेकिन हम उसमें काफ़ी पीछे हैं। तो लेकिन इसका अभी लोगों में अवेयरनेस आ गई है, ये शुरू हो गया काम। तो ये मोटे मोटे सेक्टर्स हैं जो मैरीटाइम के हैं और इसमें हमें काम करने की ज़रूरत है। सही। अच्छा सर, तो आप हमारे स्टूडियो में पहली दफ़ा आए और आप यहाँ पे बैठ के रिकॉर्ड करवा रहे हैं पॉडकास्ट, तो आपको कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है आपको? जी, बड़ा अच्छा लग रहा है। जब ये स्टूडियो बन रहा था उसमें उस वक्त बनते देखा था, लेकिन जब कंप्लीट हुआ तो मैं पहली दफ़ा यहाँ पर आया हूँ। और ये इस तरह के पॉडकास्ट तो मैं सोशल मीडिया पर देखता रहता हूँ, लेकिन मेरा अपना पहला एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है मैं बहुत अच्छा ना कर रहा हूँ, लेकिन योर फैसिलिटीज़ आर वेरी इम्प्रेसिव। और ये बरी यूनिवर्सिटी और ख़ासकर मीडिया डिपार्टमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और आमतौर जब मैं भी कुछ अर्सा पहले बरी यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ पर यही लोग पूछते थे कि भाई वो जो मीडिया स्टूडेंट्स हैं, मीडिया स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हैं, वो प्रैक्टिकली मतलब थ्योरेटिकली तो बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनको इतना ज़्यादा वो नहीं बताया जाता था। लेकिन ये बड़ा अच्छा एडिशन है कि आपने एक बड़ा अच्छा स्टूडियो मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट के लिए बना है, और इससे बच्चों को जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बड़ी अच्छी मिल रही है। और आई थिंक इज़ वेरी इम्प्रेसिव और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, और ये बड़ा हेल्प करेगा टू ग्रो द मीडिया स्टडी डिपार्टमेंट ऑफ बरी यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा आपने बड़ा अच्छा, आपका भी एक्सपीरियंस है और आपने बड़े अच्छे सवाल पूछे, तो ज़रूरी बात है कि आप वो ने थोड़ी प्रैक्टिस है, तो मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, हो सकता है मैंने जो है ना वो नॉट बी दैट। नहीं सर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे तरीके से किया। बस अब आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कुछ कह दें कि मैरीटाइम अफेयर्स किस तरह से उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। जी बिल्कुल। ये देखें, जैसे मैंने पहले बताया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जब आते हैं किसी सेक्टर में आते हैं तो उनके लिए कोई मोटिवेशन होनी चाहिए। बेसिक मोटिवेशन तो ये है कि उनको पता होना चाहिए कि भाई ये अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो इसका हमें रिवॉर्ड क्या मिलेगा, हम आगे जाके क्या बन सकते हैं, या हम क्या कहाँ हमें जॉब मिल सकती है। तो मैरीटाइम रिलेटेड, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान में इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ, लेकिन इट इज़ अपकमिंग सेक्टर। चलें सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, आपने हमें इतनी सारी बातें बताई, मेरे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर कर दिए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ इस शो को इख्तिताम करते हैं। बहरिया यूनिवर्सिटी वेब टीवी और फैकल्टीज़ कॉर्नर से ज़ाइना अबीरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।